नवाज भाई जब गले मिले तो मुझे लगा कि मैं तो गायतोंडे से गले मिल रहा। ये वो जो जटिल यादव है वो रंग रूप को लेके बड़ा कॉन्शियस है। फेयर एंड लवली का भी इस्तेमाल करता है एक दो सीन। ये एक्चुअली ये मास्टर स्ट्रोक था डायरेक्टर का। आर्ट किसी के बाप की बपूती नहीं है। मेरे यहाँ पे एक जर्मन शेफर्ड एक डॉग है, पास में भी जाते हुए डर लगता था हमेशा और मैं दूर दूर रहता था। आज मुझे इतना प्यार हो गया थैंक्स टू लॉकडाउन। लॉकडाउन का ये फायदा किसी ने नहीं बताया दुनिया में, इतनी खबरें आई। ये लॉकडाउन का अपना अजीब ओटीटी के बारे में ये बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों ने फिल्म मेकर्स की जिंदगी से आरक्षण खत्म कर दिया। तो एबीपी न्यूज पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रात अकेली है के लीड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और डायरेक्टर हनी त्रेहन। तो हनी हाय, आदाब नवाज भाई। हाय। रात अकेली है बुझ गए दिए। ये जो मैंने चूंकि फिल्म देख ली है और ये जब ऐसी फिल्म की हम बात करते हैं जहाँ सस्पेंस वाला थोड़ा सा मामला हो तो बड़ा डर लगता है कि क्या कितना बताएं और कितना छुपाएं। तो सवाल मैं ऐसे ही पूछूंगा, आपको जितना बताना है वो आप बता दीजिएगा। मैं अपने दर्शकों के लिए पहले क्लियर कर दूं कि इसकी 2 लाइन में कहानी कि ये थोड़ी डार्क फिल्म है, थ्रिलर भी है और रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रेंज है इसमें। और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म के हीरो हैं जो फिल्म में जटिल यादव है। एक तो नाम पे भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा एक हवेली है जिसमें एक मर्डर हो जाता है उसके मालिक का शादी के दिन, और उस घर में मौजूद लोगों पर ही शक है और ये उसकी तफ्तीश की कहानी है। तो आपने बहुत पुलिस वाले देखे होंगे फिल्मों में, तो कुछ तो बिल्कुल दबंग वाले जो चुलबुल पांडे वाले कैटेगरी में होते हैं जहाँ वो सिर्फ डायलॉग बाजी करते हैं और बिल्कुल फिल्मी होते हैं, और एक जो आर्ट फिल्म वाले होते हैं अर्ध सत्य टाइप। ये जो जटिल यादव है इनके बीच में है। तो नवाज भाई जब ये रोल आया तो वो कहता भी है डायलॉग का कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर जटिल यादव, नाम याद रख। जब मौका आता है तो वो रियलिस्टिक भी हो जाता है फिल्मी से एकदम। तो ये जो बैलेंस है ये इस रोल की खासियत है। जब सबसे पहले आपके पास नहीं तो क्या क्या ख्यालात थे जहन में? आपने पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली ये कैरेक्टर ही हमने ये जो ट्रीटमेंट आप बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है, थोड़ा सा स्वैग लगता है उसके अंदर, वो बहुत रियलिस्टिक भी हो जाता है। ये एक्चुअली खाने के दिमाग में यही था कि इसको इसी तरीके से ट्रीट भी करना है एक्चुअली। जैसे कभी कभी होता है ना कि आपका शूट करने का तरीका या ट्रीटमेंट बहुत स्टाइलिश है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत रियलिस्टिक है। तो हमने उसको दोनों के बीच में रखा कि वो आर्ट फिल्म वाला भी इंस्पेक्टर ना हो जाए और कमर्शियल फिल्म वाला भी ना हो। हनी जब ये लेके गए थे, मैंने कहीं पढ़ा आपके इंटरव्यू में, तो ये उस वक्त गायतोंडे बने हुए थे, गढ़ गायतोंडे। तो ये तो बिल्कुल ही वो एक अलग किस्म का किरदार था और ये तो बिल्कुल मराठी से उत्तर प्रदेश में आ गए थे आप। तो ये क्या समझाया उस समय आपने? क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही वक्त में शूटिंग शुरू हुई थी। नहीं, वो इंफॉर्मेशन है जो मिक्स हो गई है। जिस समय जी जिस समय मैं ये स्क्रिप्ट लेके गया था नवाज भाई के पास में, उस समय वो मंटो शुरू करने वाले थे। अच्छा। हाँ जी। वो लेकिन वो जो गायतोंडे वाली न्यूज है वो ये है कि जिस दिन इनका शूटिंग का पहला दिन था, आई थिंक 30 जनवरी को, एंड उस दिन जब मुझे बताया गया, क्योंकि हमारी नाइट शूट चल रही थी, मैं 2 दिन पहले से शूट शुरू कर चुका था, एंड नवाज भाई की बॉम्बे में सेक्रेट गेम की शूट चल रही थी, तो उसमें वो गायतोंडे थे। तो जब शाम को मुझे बताया गया कि नवाज भाई सेट पे आ गए हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और नवाज भाई जब गले मिले तो मुझे लगा कि मैं तो गायतोंडे से गले मिल रहा हूँ। so, क्योंकि वो सुबह 7 बजे तक गायतोंडे की शिफ्ट खत्म करके, वो रोल खत्म करके उन्होंने 9:15 बजे की फ्लाइट ली थी बॉम्बे से। तो फिर वो आके जैसा भी, तो उनका लुक, गेटअप, वो सारा कुछ पूरा का पूरा गायतोंडे जैसा ही था। मैं कह रहा हूँ बड़ी जटिल समस्या थी, मतलब गायतोंडे से इनको पूरा उत्तर प्रदेश वाला बनाना था। पर नहीं, उत्तर प्रदेश से तो वो आते ही है, वो तो उनकी पृष्ठभूमि है, और मेरा कैरेक्टर वहीं से आता है। तो ऊपर से इतने अच्छे और इतने काबिल अभिनेता हैं वो कि वो जैसे जैसे उनकी मूछें और बाल थोड़े थोड़े कटते गए, वैसे वैसे गायतोंडे कटता गया और जटिल उभरता रहा। अच्छा, उसमें एक डायलॉग भी है कि उसमें जहाँ बैकग्राउंड देने की कोशिश करते हैं कि वो जटिल का उसका नाम कैसे पड़ा है ना, उसका नाम कुछ और होना था लेकिन वो जटिल हो गया और उसी नाम के साथ जीना पड़ रहा।
जी नवाज जी। भाई ये बताइए, इसमें ये जो बड़े छोटे छोटे नुआंसेस हैं, ये वो जो जटिल यादव है वो रंग रूप को लेके बड़ा कॉन्शियस है, फेयर एंड लवली का भी इस्तेमाल करता है एक दो सीन में, तो ये नुआंसेस कहाँ से आए? ये एक्चुअली ये मास्टर स्ट्रोक था डायरेक्टर का, क्योंकि आ, बहुत अच्छी बात होती है कि जब आपके रियल लाइफ से थोड़ा सा एक नुआंसेस ले लें और कैरेक्टर कोई और कुछ और है, लेकिन आपकी एक लाइफ से आपकी बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं आपको लाइफ में, उसमें से एक एक्सपीरियंस वो एड ऑन अगर कर देते हैं तो बहुत ही पर्सनल हो जाता है वो कैरेक्टर आपका, अलग भी होता है और पर्सनल भी हो जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी, मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ, मैंने कहा तो बहुत अच्छी टेक्निक पकड़ी हनी ने, तो उसको आगे भी कहीं यूज कर सकता हूँ मैं इस तरह की चीज कि अपनी लाइफ का कोई भी एक पक्ष छोटा सा ले लिया और कैरेक्टर उसमें जो कैरेक्टर है वो एड ऑन कर दिया उसमें, तो बहुत पर्सनल हो जाता है। जो रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये हम इसको लव स्टोरी तो नहीं कहेंगे, इस फिल्म को थ्रिलर के तौर पर ही इसको आप प्रमोट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी जो लव स्टोरी है, जो जो राधिका आप्टे के साथ जो कैरेक्टर है, वो एक्चुअली बड़ा स्पार्क है, बिकॉज उसको एक आपने पास्ट भी दे दिया है कि वो पहले भी कहीं मिल चुके हैं, और फिर जिन जिन कंडीशंस में वो दोबारा मिलते हैं वो बड़ा बड़ा जबरदस्त है हनी। तो ये बतौर लव स्टोरी भी आप इसको देख रहे थे जब जिस समय आप लिख रहे होंगे इस फिल्म को? जी, इस फिल्म की राइटर हैं स्मिता सिंह। ये बेसिकली उन्हीं की उपज है। उसके बाद में मैंने और स्मिता ने कुछ 2 साल इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया ताकि वो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा सके। एंड हाँ, वो लव स्टोरी आई थिंक ये भी एक एक्सप्रेशन है जो हमारी फिल्मों में हमारे किरदारों की निजी जिंदगी का एक्सप्रेशन है वो। तो हाँ, तो एक तरीके से उसमें एक लव स्टोरी भी है। वो कितनी सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, इस बारे में तो फिल्म देखने के बाद ही बता पाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। और मैं फिल्म देख रहा था, मुझे एक तो हु डन इट होता ही है क्योंकि है फिल्म में जी और हमें एक मर्डर हुआ है और पता लगना है, वो तो क्यूरियोसिटी थी, लेकिन उससे ज्यादा मजा वो जो रिलेशनशिप सबसे, चाहे वो जी नवाज भाई के राधिका के साथ सीन हो या वो एमएलए वाले सीन भी बड़े बम्बास्टिक है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया है, वो एकदम से स्टाइलाइज्ड हो जाती है फिल्म, एकदम से जी। पॉपुलर सिनेमा के टीम में आती है और फिर एकदम से वापस रियलिस्टिक चले जाते हैं। तो ये जो उतार चढ़ाव है, ये बहुत जबरदस्त है। तो नवाज भाई, सबसे खास बात जो सबसे अलग आपने यूपी वाले किरदार पहले भी किए हैं इस तरह के, या बिहार वाले या नॉर्थ इंडिया वाले किरदार, आप खास तौर पे यूएसपी भी रही है आपकी, तो इस किरदार को कहाँ प्लेस करते हैं, किस तरह ये अलग है उन और किरदारों से? जैसे कि कॉप है और आप कहानी में भी कॉप बने थे। कानपुर और लखनऊ। जी आप कहानी में भी थे कॉप बने हुए। हाँ, और वो कहानी में सब आईबी ऑफिसर था, आईबी ऑफिसर था, एक बड़ा ऑफिसर था, लेकिन वो था हमारी तरफ का, ये वेस्टर्न यूपी का था, नियर अबाउट रुड़की और जैसे मेरठ होते यहाँ का था वो। तो उसकी लैंग्वेज में वो रफनेस थी भी, एलिगेंट था लेकिन एक रफनेस थी उसकी बात करने में। ये कैरेक्टर बहुत ही लाइक जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही जटिल है, जैसे नाम से ही जाहिर होता है कि उसकी वाकई खुद अपनी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी से ही जी रहा होता है, उससे भी फाइट कर रहा होता है। तो इन मायनों में इंटरनलाइजेशन के मामले में बहुत ही इंटरनल एज एज कंपेयर टू अदर कैरेक्टर, आई थिंक ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इनर वर्ल्ड को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करता हुआ दिखता है अपने और इनर वर्ल्ड। माँ के साथ जो सीन है वो भी बड़े बड़े डिफरेंट है। माँ बेटे के सीन जी होते जी हैं जी। आमतौर पर फिल्म में, लेकिन वो थोड़े अलग हैं इस फिल्म में। हाँ हाँ, माँ के साथ जैसे हमारा रिलेशनशिप, हमारी बातें होती है, माँ के से झगड़े भी होते हैं, फिर वो रो देती है, उनको मनाते भी हैं, बाद में रियलाइज होता है ये तो माँ है यार, है ना। तो तो वो अब माँ हमेशा इसी चीज को लेती, जो बुरी आदतें देखती है माँ बच्चे में, तो बोलते तेरे बाप से आएंगी, जो अच्छी आदतें वो मेरी हैं, जो तेरे अंदर बुरी आदत है वो तेरे बाप से आई है। तो ये एक हर जगह, आई थिंक ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है, ये हर जगह है। आपका भी वही एक पॉइंट पे देखा जाए तो उसी तरह के आपका भी रिलेशन वैसा ही होता होगा, बहुत ही कनेक्टिविटी है इस रिलेशन में, इसीलिए आप इसकी बात भी कर रहे हैं। बार बार हम कहानी बता नहीं सकते, लेकिन जो आखिरी सीन था, पता नहीं, या तो मैं उस मूड में देख रहा था, मुझे बड़ा डीडीएलजे जैसा क्लाइमैक्स लगा, या क्या हनी ऐसी कोई बात दिमाग में थी? डीडीएलजे जैसा हाँ, क्लाइमेक्स। आप पैरेलल करके देखेंगे ना, वो एक ही सीन है दोनों फिल्म में।
नहीं, अब आप ऐसे कह रहे हैं तो मतलब हो सकता है, बट नहीं, मेरा मेरा ऐसा नहीं था। सोच के देखिए, एक ही कनेक्ट है दोनों फिल्मों का। वो ट्रेन महंगी और सस्ती वाली हो सकती है, लेकिन अब फिल्म उतनी तो बड़ी कामयाब हो जाए तो वो अलग बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब होगी। और जब कामयाब होगी तो एक बार फिर बैठेंगे और फिर कहानी के नुआंसेस पे बात करेंगे, जो जी हम अभी नहीं बिल्कुल, कर पा रहे इंशाल्लाह। आप दोनों से। और आप एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं आप दोनों से, क्योंकि चर्चा चल रही है, किसी का नाम लिए बिना एक जेनेरिक सवाल है कि ये जो पूरी पूरी डिस्कशन शुरू हुई है एक इंडस्ट्री के अंदर, इनसाइडर और आउटसाइडर वाली, आप दोनों फिल्म फैमिली से नहीं है, आप दोनों आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आके अपनी जगह बनाई है। खासतौर पर नवाज भाई तो बहुत लंबा एक स्ट्रगल का फेज रहा है। तो ये महसूस होता है, ये वाकई एक चीज एग्जिस्ट करती है नवाज भाई, इनसाइडर आउटसाइडर? और ये हनी आपसे भी जवाब जानना चाहूँ। ओके, नवाज भाई। आप शुरू करना। ओके, सी अगर मतलब ये चीज एग्जिस्ट भी करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे कभी इस चीज ने बॉदर नहीं किया है, क्योंकि मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, या मुझे मुझे जो इंडस्ट्री के रहे हैं, जो इनसाइडर भी रहे हैं, उन्होंने भी मुझे हमेशा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। मैंने कितने इनसाइडर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जो फिल्म फैमिली से हैं, मैंने उनकी फिल्मों में कास्टिंग भी की है। सो आई थिंक द टैलेंट एक ऐसी चीज होती है विच स्पीक्स मोर देन एनीथिंग। अगर आप किसी वजह से इनसाइडर होने की वजह से, ये हो सकता है कि अगर आप फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके लिए पहला मौका या दूसरा मौका थोड़ा आसान हो सकता है, बट इससे ज्यादा कुछ करेगा ये इनसाइडर और इनसाइडर वाला मामला, मुझे बहुत ही डाउट है इसके ऊपर। और मैंने जिन लोगों के साथ ज्यादा काम किया, दे हैव बीन आउटसाइडर, इवन दे नेवर बॉदर्ड कि वो आउटसाइड से आए हुए हैं। मेरी ज्यादातर जिंदगी मतलब विशाल जी और अभिषेक के साथ ही, हम सब आउटसाइडर ही हैं, बट हमें कभी किसी ने काम करने से नहीं रोका, कभी अपने तरीके की फिल्म बनाने से नहीं रोका। और नवाज भाई, आपका तो जो पूरी जर्नी है वो अपने आप में है कि अगर आप लगे रहेंगे तो अल्टीमेटली वहां पहुंच ही जाएंगे, इतना लंबा स्ट्रगल के बाद। और फल तो मिला बहुत। तो ये इनसाइडर बिल्कुल, आउटसाइडर आपको क्या आपको कमेंट है आपका? देखिए, मैं तो जैसे हनी ने बताया, बहुत सही बात बताई उन्होंने कि अ, ये तो हमें डे वन से मालूम होता है जब हम आते हैं मुंबई में, है ना। उसके बाद भी आउटसाइडर्स आके स्टार भी बनते हैं, है ना। और मैं पर्सनली मैं नहीं मानता हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। मैं कभी ये इस चीज पे बिलीव ही नहीं करता कि मैं आउटसाइडर हूँ, इनसाइडर हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आपके पास वाकई टैलेंट है, यू नो, अगर आपके पास काम करने की शिद्दत है, वक्त लगता है, किसी भी फील्ड में वक्त लगता है, यू नो, उसका स्किल अचीव करने में, उसकी क्राफ्ट अचीव करने में, लेकिन मिलता जरूर है। मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ लाइफ में। मैं कहते हैं ना, एक कोटेशन है कि डोंट टेल, शो द वर्ल्ड। अगर आपके पास है, पैशन है, मादा है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मैं तो अपने आप को पता है यहाँ पे 25 साल का, 50 साल का टाइम देने के लिए आया था कि अगर 50 साल के बाद भी सक्सेस मिल गई ना मुझे, तो मैं नाराज, तब भी नाराज नहीं होऊंगा मैं। हाँ, भूख जब लगती तब तब थोड़ा सा गुस्सा सा आता है कि यार भूख, खाना कहीं खा लूं, खाना खा लूं, उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि भूखा पेट जो है ना, सोया नहीं जाता। तो उसके लिए भी थे बेचारे दोस्त यार थे, है ना। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये टैलेंट की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो आउटसाइडर, अगर आप ये बोल रहे हैं आउटसाइडर इनसाइडर, अगर टैलेंटेड कोई आउटसाइडर है तो उसकी भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, अगर इनसाइडर है तो उसकी भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे ना, तो आर्ट को हम अपने तरीके से मोल्ड करना शुरू कर देंगे, मैनिपुलेट करना शुरू कर देंगे। और आर्ट किसी के बाप की बपूती नहीं है, आर्ट पे किसी का कब्जा, मतलब बड़े बड़े एक्टर्स आए, ये एक ओशियन की तरह है, इसमें आपका बहुत ही छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है आर्ट में। अगर आप उसको ऐसे मौके, ऐसे मयार पे लाके खड़े, मुकाम पे लाके खड़ा कर देंगे ना, जहाँ पे बंटवारा हो जाएगा आर्ट का, तो उससे दयनीय स्थिति उससे कुछ नहीं हो सकती। मैं जब बाहर जाता हूँ, मुल्कों में, बाहर कंट्रीज में जाता हूँ, तो हम जब देखते हैं ना कि इतना रेस्पेक्ट करते हैं अपने आर्टिस्ट की। अगर जैसे आप वियना में जाते हैं, यू नो, तो ऑस्ट्रिया के जो कैपिटल है, अगर वियना में जाते तो वहां हर जगह मोजार्ट की सिम्फनी सुनाई देती है आपको।
सेलिब्रेट करते हैं उसको, यू नो। और जब आप एम्स्टर्डम जाते हैं तो वहां पे विंसेंट वैन गॉग के हर जगह म्यूजियम बने होते हैं, रोड्स बनी होती है, होर्डिंग्स लगे रहते हैं, परमानेंट होर्डिंग्स लगे रहते हैं। यू नो, मैं रोम में शूट कर रहा था, जब मैं रोम से वापस इंडिया आ रहा था तो मैंने देखा वहां के एयरपोर्ट का नाम लियोनार्डो दा विंची है। यू नो, दिस इज द आर्ट एक्चुअली, सेलिब्रेशन। यू नो, वो इतना कुछ देके जाते हैं, इतना कुछ देके जाते हैं कि हम जिंदगी भर आई थिंक उनका कर्जा उतार ही नहीं सकते। बहुत सही बात तो मैं कही तो आपने। समझता हूँ तो बहुत ही बड़ी आर्ट, बहुत बड़ी चीज है आर्ट, बहुत, सरस्वती माता बहुत बड़ी चीज है। और नियत एक ऐसी चीज है जिससे नियति बन सकती है, नियति से नियत बन जाए वो बड़ा मुश्किल है। बहुत कमाल। हनी, एक सवाल और कि ये चूंकि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है, लेकिन जब आपने शायद शुरू, वाज इट नेटफ्लिक्स ओरिजिनल या थिएटर के लिए बनाई थी? जी नहीं, इट वाज ओरिजिनली मेड फॉर द थिएटर। फॉर द थिएटर ना। तो ये जो बदलाव आया है लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से, इसको आप एक फायदे के तौर पर देखते हैं कि अब ये थिएटर्स के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, या ओपनिंग का प्रेशर नहीं रहेगा, या ये नुकसान हो गया कि थिएटर की बजाय नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो? नहीं, मैं दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे थिएटर में पूरा अंधेरा करके फिल्में देखना भी बहुत अच्छा लगता है, और सिचुएशन चूंकि ऐसी हो गई और उसके बीच में नेटफ्लिक्स को ये फिल्म इतनी पसंद आई, उन्होंने हमारा वर्ल्ड प्रीमियर करने की सोची, ये सारी चीजें। सो कीपिंग एवरीथिंग इन माइंड, आई एम लाइक रियली हैप्पी, एंड विद द OTT प्लेटफॉर्म लाइक नेटफ्लिक्स कमिंग ऑन बोर्ड एंड टेकिंग दिस फॉरवर्ड। एंड कहीं ना कहीं ये चीज जान के मुझे OTT के बारे में ये बहुत अच्छा लगता है कि उन लोगों ने फिल्म मेकर्स की जिंदगी से आरक्षण खत्म कर दिया है। आरक्षण खत्म हो गया है, बहुत बड़ी बात। बहुत बढ़िया। और ये एक्चुअली नवाज भाई प्रेशर भी कम हो गया ना, कि ये जो फ्राइडे से संडे तक का प्रेशर होता था ना जबरदस्ती का, है ना, ये एक प्रेशर यहाँ से कम हो गया कि आप फैमिली के साथ लोग बैठ के देख सकते हैं, और अच्छी होगी तो टाइम मिलेगी नहीं। कंटेंट एब्सोल्युटली। फिल्म मेकर का काम कहानी कहना है, तो वो कहानी सेलिब्रेट होनी चाहिए सबसे ज्यादा। तो नवाज भाई जाते जाते वो भी बता दीजिए कि लाइफ बढ़ गई है, लॉकडाउन में क्या किया इतने दिन? सर मैं तो 2 महीने मुंबई था, फिर 2 महीने मुझे यहाँ हो गए हुए। तो लॉकडाउन में एक तो मैंने फिल्में देखी, जो मेरे फेवरेट एक्टर्स थे उनकी सबकी 10-10, 12-12 फिल्में देखी। एक क्रैश कोर्स की तरह हो गया। दूसरा, मेरे यहाँ पे जर्मन शेफर्ड एक डॉग है, मुझे पास में भी जाते हुए डर लगता था हमेशा, और मैं दूर दूर रहता था डॉग से। लेकिन आज मुझे इतना प्यार हो गया थैंक्स टू लॉकडाउन, के मुझे, मेरे ख्याल से मैं हर जानवर से अब इतना प्यार करूंगा ना, मैं बता नहीं सकता। लॉकडाउन का ये फायदा किसी ने नहीं बताया दुनिया में, इतनी खबरें आई, ये लॉकडाउन का आपने अजीब तो होते प्यार हो गया लॉकडाउन में जर्मन शेफर्ड से। तो और ये बहुत 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 शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमें 31 जुलाई का इंतजार है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं रात अकेलिए के लिए, और जब कामयाब हो जाएगी तो हम कहानी के साथ और किरदारों के साथ फिर से एक बार बैठ के बात करेंगे। थैंक यू सो मच नवाज भाई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू यासिर भाई, बहुत थैंक्स अ लॉट। शुक्रिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।